भुट्टो ने मुजीब के पहले कोर्ट मार्शल ट्रायल के फैसले को पलट दिया, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल रहीम अल-दीन खान ने मुजीब को मौत की सजा सुनाई थी। भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया और 2 जनवरी 1972 को तमाम बड़ी सनतों को कौमियाने का ऐलान किया, जिनमें लोहे और स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट और अवामी सहूलियात शामिल हैं। नई लेबर पॉलिसी ने मजदूरों के हुकूक और ट्रेड यूनियनों की ताकत में इजाफा किया। अपने जागीरदाराना पस मंजर के बावजूद भुट्टो ने 1972 में ज़मीनी इस्लाहात का ऐलान किया, जिसमें ज़मीन की मलकियत को 200 एकड़ आबपाशी और 300 एकड़ गैर सराब ज़मीन पर महदूद कर दिया गया। भुट्टो ने 3 मार्च को फौजी सरबराहान को बरतरफ कर दिया जब उन्होंने पंजाब में एक बड़ी पुलिस हड़ताल को दबाने से इनकार कर दिया। मार्च 1972 में जनरल टका खान को आर्मी चीफ के तौर पर मुकर्रर किया। भुट्टो ने 14 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया, 21 अप्रैल को मार्शल लॉ को मनसूख कर दिया और कानून साजों को नया आइन लिखने का काम सौंपा। भुट्टो ने वजीर आजम इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया और एक बाज़ाब्ता अमन मुआहदे और 93,000 पाकिस्तानी जंगी कैदियों की रिहाई पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने शिमला मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें दोनों ममालिक ने कश्मीर में एक नई लेकिन आर्जी कंट्रोल लाइन कायम करने और तनाज़ात को 2 तरफा बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने का अहद किया। भुट्टो ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मुस्तकबिल में सरबराही इजलास मुनक़िद करने का वादा किया और बांग्लादेश को तस्लीम करने का वादा किया। अगरचे उन्होंने हिंदुस्तान के ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी फौजियों की रिहाई को यकीनी बनाया, भुट्टो को पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा रायतें देने पर तनकीद का निशाना बनाया। ये नजरिया है कि भुट्टो को अपने ज़वाल का अंदेशा था अगर वो पाकिस्तानी फौजियों की रिहाई और हिंदुस्तानी अफवाज के ज़ेर कब्जा इलाकों की वापसी को महफूज ना बना सके। भुट्टो ने एटॉमिक पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम कायम किया और 28 नवंबर को कराची में कनाडा के ताउन से बनाए गए पाकिस्तान के पहले एटमी रिएक्टर का इफ्तिताह किया। 30 मार्च को 59 फौजी अफसरों को भुट्टो के खिलाफ बगावत की साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने ब्रिगेडियर मोहम्मद ज़ियाउल हक की तकर्री की। हक को मुश्तबा अफराद की तहकीकात और ट्रायल करने के लिए मिलिट्री ट्रिब्यूनल की सरबराही की जाएगी। कौमी असेंबली ने 1973 के नए आइन की मंजूरी दी, जिस पर भुट्टो ने 12 अप्रैल को दस्तखत किए थे। आइन ने पाकिस्तान में पार्लियामानी तर्ज हुकूमत के साथ इस्लामी जमहूरिया का ऐलान किया। 10 अगस्त को भुट्टो ने सदर का ओहदा फजल के हवाले कर दिया। अलाउ चौधरी ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाल लिया। पाकिस्तान के एटम बम प्रोग्राम के बानी भुट्टो ने इस प्रोग्राम की अपनी इंतजामिया की जारहाना क़ियादत की वजह से फादर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस का खिताब हासिल किया। भुट्टो की एटमी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी अमेरिका में अपने कॉलेज के सालों के दौरान शुरू हुई, जहां उन्होंने सियासियात के एक कोर्स में शिरकत की जिसमें आलमी सियासत पर अमेरिका के पहले जोहरी तजर्बे तस्लीस के सियासी असरात पर बहस की गई। बर्कले में भुट्टो ने अवामी खौफ व हरास का मुशाहिदा किया जब 1949 में सोवियत यूनियन ने पहली बार अपना बम फटा, जिसका कोड नाम फर्स्ट लाइटनिंग था, जिसने अमरीकी हुकूमत को हाइड्रोजन बम पर तहकीक शुरू करने पर उकसाया। 1958 में बतौर वजीर ईंधन, बिजली और कौमी वसाइल, भुट्टो ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन (PAEC) और उसके इंतजामी तहकीकी इदारों और इदारों के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने जल्द ही मुनीर अहमद खान को PAEC में तकनीकी ओहदे की पेशकश की और अब्दुस्सलाम को 1960 में साइंस एडवाइजर के तौर पर तैनात करने के लिए लॉबिंग की। वजीर खारजा के तौर पर भुट्टो ने वियना का दौरा किया, जहां अलिफाउ AEA के एक सीनियर तकनीकी अफसर मुनीर अहमद खान ने उन्हें भारत के जोहरी प्रोग्राम और पाकिस्तान के लिए अपनी जोहरी सलाहियत को तैयार करने के इख्तियारात के बारे में आगाह किया। दोनों ने पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ जोहरी डिटरेंट कायम करने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। 1965 की जंग के फौरन बाद भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, अगर हमें घास भी खानी पड़े, हम एटमी बम बनाएंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। भारत की जानिब से बम बनाने की तरफ पेशरफ्त के जवाब में भुट्टो ने हिमायत जारी रखी। अब्दुस्सलाम की अलिफाउ AEA में पाकिस्तान के वफद के सरबराह के तौर पर तकर्रुरी की वकालत करते हुए और जोहरी पावर प्लांट्स के लिए लॉबिंग में उनकी मदद करते हुए जोहरी तरक्की
नवंबर 1972 में भुट्टो ने सलाम को मशवरा दिया कि वो जंग से बचने के लिए अमेरिका का सफ़र करें और जौहरी हथियारों की तारीख के अहम लिटरेचर के साथ वापस जाएं। दिसंबर 1972 के आखिर तक सलाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर वसी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान वापस। जनवरी 1972 में भुट्टो ने मुल्तान में एटमी साइंसदानों और इंजीनियरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीटिंग में भुट्टो ने हालिया जंग पर तबादला ख्याल किया और मुल्क को दरपेश बड़े जानलेवा खतरे पर जोर दिया। उसने कहा, देखो हम बम लेने जा रहे हैं, और पूछा, क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? और बम बनाने में कितना वक्त लगेगा? कुछ बहस के बाद एक साइंसदान ने मशवरा दिया कि ये 5 सालों में किया जा सकता है। भुट्टो ने इसके बाद 3 साल का एक हदफ मुकर्रर किया, जिस पर साइंसदानों ने जरूरी वसाइल और सहूलियात के पेश नज़र इत्तेफाक किया। भुट्टो के एटमी अज़ाइम उनके इस अकीदे से मुतासिर हुए जो उनकी 1969 की किताब दी मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस में बयान किया गया है कि एटमी हथियारों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है भारत और पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की को यकीनी बनाए। मई 1974 में हिंदुस्तान के जौहरी तजुर्बे के बाद भुट्टो ने इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा रास्त खतरा के तौर पर देखा और कहा, भारत का जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तान को डराने और बरसगीर में तसल्लुत कायम करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अस्करी कारी 20 जनवरी को शुरू हुई। 1972 भुट्टो के दौर हुकूमत में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट अलिफाओ के NUPP का इफ्तिताह भुट्टो ने 1972 में किया था। जौहरी हथियारों का प्रोग्राम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद बनाया गया था, जिसमें सीनियर साइंसदान बराह रास्त भुट्टो को रिपोर्ट करते थे। उनके साइंस एडवाइजर अब्दुस्सलाम ने थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप कायम किया और उसकी क़यादत की, जिसने न्यूक्लियर डिटरेंट प्रोग्राम में अहम किरदार अदा किया। भुट्टो ने 1972 में PA अलिफाउसी के चेयरमैन के तौर पर मुनीर खान, जो अमरीकी तरबियत याफ्ता न्यूक्लियर इंजीनियर थे, का इंतखाब किया। बैन अल-अक़वामी दबाव की वजह से फ्रांसीसी फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे की मनसूखी के बावजूद इस प्रोग्राम को तैयार करने का मंसूबा वाज़ेह था। अब्दुल कदीर खान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम के लिए भुट्टो की हिमायत ने मुनीर खान के प्लूटोनियम के रास्ते की तकमील की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों में नुमायां पेशरफ्त हुई। 1970 तक PA अलिफाउसी और KRL ने यूरेनियम की अफजूदगी और प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट्स तामीर किए और उनके कामों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पेश की गई। अगरचे हथियारों की तैयारी में बहुत कम पेशरफ्त हुई, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यह प्रोग्राम पुख्ता हो गया। 1983 में किराना पहाड़ियों के करीब एक कोल्ड टेस्ट ने पाकिस्तान की जौहरी हथियारों की तरक्की में पेशरफ्त की निशानदेही की। बैन अल-अक़वामी दबाव और चैलेंजों के बावजूद भुट्टो के जौहरी अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती और तकनीकी तरक्की को यकीनी बनाने के उनके विजन से कारफरमा थे। उनका ख्याल था कि जौहरी हथियार बैरूनी खतरात का मुकाबला करने और खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन को महफूज बनाने के लिए इंतहाई अहम हैं। हम पाकिस्तान जानते हैं कि इसराइल और जनूबी अफ्रीका के पास मुकम्मल जौहरी सलाहियत है, एक ईसाई, यहूदी और हिंदू तहजीब के पास है। ये एटमी सलाहियत इस्लामी तहजीब इसके बगैर है, लेकिन हालात बदलने वाले हैं। भुट्टो 14 अगस्त 1973 को 146 में से 108 वोट हासिल करके पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। उनकी सोशलिस्ट इस्लाहात ने पहले की सरमायादाराना पॉलिसियों की जगह ले ली, लेकिन इब्तिदाई तौर पर मकबूल होने के बावजूद वो देरपा तब्दीली लाने में नाकाम रहे। 1977 में भुट्टो के खिलाफ शहरी बदअमनी में इजाफा हुआ। भुट्टो ने पाकिस्तान के 1973 के आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, जिसका मकसद मुल्क को पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ ले जाना था। उनकी क़यादत में आइन नाफिज किया गया, जो पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक अहम संग मील है। उनके दौर में आइन में 7 बड़ी तरामीम की गईं। पहली तरमीम बांग्लादेश को तस्लीम करने का बाइस बनी, जबकि दूसरी तरमीम अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दी। भुट्टो की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सनती इस्लाहात भी नाफिज की, जिनमें कलीदी सनतों और बैंकों को कौमिया जाना भी शामिल है। हालांकि इस इक़दाम को चैलेंजेस और माशी धचके का सामना करना पड़ा। भुट्टो की तालीमी इस्लाहात ने स्कूलों के नेटवर्क को वसअत देने और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ की।
स्कूलों में लाजमी इस्लामी और पाकिस्तान की तालीम समेत उनकी पॉलिसियों ने तनाज़ा को जन्म दिया, लेकिन इसका मकसद तालीम को मकामी बनाना और रसाई में इजाफा करना था। अपनी वजारत उज़्मा के दौरान भुट्टो ने अहम ज़मीनी इस्लाहात नाफिज की, जिनमें ज़मीन की हद को कम करना और किसानों के लिए किरायादारी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। इसका मकसद पाकिस्तान की सिविल सर्विस को जमहूरी बनाना और बलूचिस्तान में शीशक और सरदारी निज़ाम जैसे जागीरदाराना तरीकों को ख़त्म करना था। 1976 में भुट्टो ने सैलाब से बचाव को बढ़ाने के लिए वफाकी फ्लड कमीशन कायम किया और सिंध में डैमों और बैराजों को अपग्रेड किया। भुट्टो ने पाकिस्तान के ज़री शोबे को मजबूत बनाने के लिए छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाने को तरजीह दी। चावल, चीनी और गंदुम की सनतों में खुद कफालत के लिए प्रोग्राम शुरू किए। ताहम सिंध में उनकी कौमियाने की पॉलिसियों ने गरीबों को फायदा पहुंचाने के बावजूद ताकतवर जागीरदारों में अदम इत्मीनान को जन्म दिया। अपने दौर हुकूमत में वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशलिस्ट माशी पॉलिसियों को नाफिज किया, जिसका मकसद आमदनी में अदम मुसावात को कम करना और कारकुनों को बाइख्तियार बनाना था। उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के अलिफाओ-SC, पाकिस्तान स्टील मिल्स और हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स HMC जैसी बड़ी सनतों को कौमियत देकर उन्हें बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में लाया। मईशत को फरोग देने की कोशिशों के बावजूद तेल के आलमी बहरान और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजह से शरह नमू रुक गई। भुट्टो की पॉलिसियों ने ताहम मुतलक गुर्बत में नुमायां कमी की और सेहत और तालीम पर तरक्याती अखराजात में इजाफा किया, जिससे देही और शहरी इलाकों को अक्सा फायदा पहुंचा। उनके कौमियाने के प्रोग्राम को छोटी सनतों पर मनफी असर डालने और बदउनवानी को फरोग देने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। भुट्टो ने नेशनल डेवलपमेंट फिनांस कारपोरेशन NDFC भी कायम की ताकि सरकारी और निजी दोनों शुबों के सनती मंसूबों की माली एआनत की जा सके, जिसका मकसद इक्तिसादी तरक्की और रोजगार की तख्लीक को तहरीक देना था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के वजीर आज़म के तौर पर अपने दौर में वसी पैमाने पर सोशलिस्ट माशी इस्लाहात नाफिज की, जिनका मकसद आमदनी में अदम मसावात को कम करना और मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाना था। उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के अलिफाओ-MC, पाकिस्तान स्टील मिल्स और हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स HMC जैसी बड़ी सनतों को कौमियत देकर उन्हें बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में लाया। मईशत को फरोग देने की कोशिशों के बावजूद तेल के आलमी बहरान और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजह से शरह नमू रुक गई। भुट्टो की पॉलिसियों ने ताहम मुतलक गुर्बत में नुमायां कमी की और सेहत और तालीम पर तरक्याती अखराजात में इजाफा किया, जिससे देही और शहरी इलाकों को अक्सा फायदा पहुंचा। उनके कौमियाने के प्रोग्राम को छोटी सनतों पर मनफी असर डालने और बदउनवानी को फरोग देने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। भुट्टो ने बैंकिंग के बुनियादी ढांचे को भी वसअत दी। ये लाजमी करार दिया कि 70% इदारा जाती कर्जे छोटे जमींदारों को निशाना बनाए और शहरों और देहातों का इहाता करने के लिए बैंक की शाखों की तादाद में इजाफा करे। अरब दुनिया उसने कश्मीर पर समझौता किए बगैर अपने इलाके और जंगी कैदियों की वापसी को यकीनी बनाते हुए भारत के साथ शमला मुआहदे पर बातचीत की। भुट्टो के दौर में इस्लामी दुनिया में नुमायां सिफारती कोशिशें भी हुईं। 1976 में लाहौर में दूसरी तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC की मेजबानी की। उन्होंने भारत के जौहरी अज़ाइम के बरक्स जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों से पाक जोन की वकालत करने में अहम किरदार अदा किया। मुल्की तौर पर भुट्टो को बलूचिस्तान की शोरिश जैसे चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने फौजी ऑपरेशंस और इक्तिसादी तरक्की के इक़दामात से निपटा। उन्होंने पासपोर्ट इस्लाहात मुतारफ कराएं, हर शहरी को पासपोर्ट हासिल करने का हक दिया, बैरून मुल्क मुलाजमत और तरसीलात ज़र की सहूलत फराहम की। भुट्टो की मजदूर पॉलिसियों में जामे इस्लाहात, मजदूरों के हुकूक में इजाफा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद शामिल थे। इन कामयाबियों के बावजूद भुट्टो की हुकूमत ने माशी जमूद और सियासी मुखालफत के साथ जिदोजहद की, जिसके नतीजे में 1977 में उनका तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद 1979 में उन्हें फांसी दे दी गई। इस्लाहात अभी तक माशी बदइंतज़ामी और आमिराना रुझानात की वजह से तनकीद का निशाना बनी है। ताहम उनकी हुकूमत को ताकत का मरकज बनाने, सियासी इख्तिलाफ को दबाने और बदउनवानी के इल्जामात के लिए तनकीद का सामना करना पड़ा।
भुट्टो की खारजा पॉलिसी मुस्लिम ममालिक और गैर मुंसलिक अक़वाम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों से नुमायां थी। उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए। भारत के साथ खास तौर पर कश्मीर के मसले पर तनाव ज्यादा रहा। भुट्टो ने 1972 में हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी के साथ शिमला मुआहदे पर बातचीत की, पाकिस्तानी जंगी कैदियों की रिहाई और कुछ इलाके को महफूज बनाया, लेकिन तनाज़ा कश्मीर को हल करने में नाकाम रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों, खास तौर पर पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNC ने भुट्टो पर इंतखाबी धांधली और आमरीत का इल्ज़ाम लगाया। 1977 में बड़े पैमाने पर एहतजाज और धांधली के इल्ज़ामात के दरमियान भुट्टो ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया, लेकिन जनरल ज़िया की क़ियादत में एक फ़ौजी बगावत में उनका तख्ता उलट दिया गया। हक़ बैन अल-अक़वामी मुआफ़ी के मुतालिबात के बावजूद भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, कत्ल की साजिश का मुकदमा चलाया गया और बाद में 1979 में फांसी दे दी गई। भुट्टो की मीरास पाकिस्तान में मुतनाज़ा है। हामी उन्हें उनकी सोशलिस्ट इस्लाहात और जारहाना खारजा पॉलिसी के लिए याद करते हैं, जबकि नाक़दीन उनके दौर हुकूमत में आमरीत और माशी चैलेंजों का हवाला देते। इसकी फांसी ने पाकिस्तानी सियासत में एक शहीद के तौर पर उसकी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया, जिससे आने वाली नस्लों के लीडर मुतासिर हुए। 1978 में भुट्टो पर कत्ल का मुतनाज़ा केस शुरू हुआ। 18 मार्च 1978 को भुट्टो को कत्ल का मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुनाई गई। उनके साबिक कानूनी वजीर अब्दुल हफीज पीरजादा ने सुप्रीम कोर्ट से भुट्टो के साइंस एडवाइजर मुबश्शिर हसन को रहा करने और भुट्टो की सजा पर नजरसानी की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने हसन की रिहाई से इनकार किया, लेकिन दलाइल सुनने पर रजामंदी जाहिर की। 12 दिन की कार्रवाई के बाद अदालत ने फैसला दिया कि सदर पाकिस्तान सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। पीरजादा ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक को दरख्वास्त दी, लेकिन ज़िया ने कार्रवाई में ताख़ीर की और दावा किया कि दरख्वास्त ज़ाय हो गई थी। उन्हें रावलपिंडी सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने मई में समाअत मुकर्रर की। भुट्टो को तैयारी के लिए 1 हफ्ता का वक्त दिया गया, लेकिन ज़िया की तरफ से अपने दिफा की इशाअत में रुकावट का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस S अनवारुल ज़िया से ताल्लुकात के बावजूद हक ने मुकदमे की निगरानी की। भुट्टो को 18 दिसंबर 1978 को अपने दिफा में अवामी तौर पर बोलने की इजाज़त दी गई। 9 माह मौत की सज़ा में गुजारने के बाद इस दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर 25 दिन तक मीठे पानी के बगैर बर्दाश्त किया। उन्होंने 4 दिन बगैर नोटिस के अदालत से खिताब किया। 30 दिसंबर 1978 को भुट्टो की अपील खत्म हुई और 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके कसूरवार के फैसले को बरकरार रखने के लिए 4-3 वोट दिया। रीमिसी क्लार्क, भुट्टो के मुहाफिज, ने गवाहों की दोबारा जांच न करने या निचली अदालत की तरीकाकार की खामियों को दूर न करने पर अपील के अमल पर तनकीद की। 2 जज इस फैसले से गैर हाजिर थे, इन इशारे के साथ कि वो हिस्सा न लेने के लिए मुतासिर थे। अगर वो 5-4 के मुमकिना फैसले में मुख्तलिफ वोट देते तो भुट्टो को बुरी किया जा सकता था। भुट्टो खानदान के पास अपील के लिए 7 दिन का वक्त था और फैसले का इंतजार करते हुए बैन अल-अक़वामी मुआफ़ी की अपीलें शुरू हुईं। इन कोशिशों के बावजूद 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और जनरल ज़िया की सजाए मौत बरकरार रखी। भुट्टो को जेल में शदीद अज़ियतें सहने के बाद 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। उनके बच्चों मुर्तज़ा और बेनज़ीर ने उनकी रिहाई के लिए बैन अल-अक़वामी हिमायत हासिल करने के लिए काम किया था, जिसमें लीबिया के रहनुमा कर्नल क़ज़ाफ़ी की कोशिशें भी शामिल थीं, जिन्होंने भुट्टो के लिए जलावतनी की तजवीज़ पेश की थी। ताहम ज़िया ने इन अपीलों को मुस्तरद कर दिया और भुट्टो की फांसी ने मुस्लिम दुनिया पर गहरा असर डाला। फांसी से पहले भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, ए रब मेरी मदद करो, मैं बेकसूर हूँ। 2 अप्रैल 2011 को भुट्टो के मुकदमे और फांसी के 32 साल बाद हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान SCP में भुट्टो के मुकदमे को दोबारा खोलने के लिए दरख्वास्त दायर की। ये इक़दाम जियो न्यूज़ पर सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद के टेलीविज़न इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ से हुआ,
जिसमें भुट्टो की मौत के मुतनाज़ा पहलुओं पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना ने मुकदमे को दोबारा खोलने के लिए एक कानूनी टीम का एहतमाम किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदारती हुक्म जारी करने पर रजामंदी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2011 को इस दरख्वास्त को कबूल किया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें पाकिस्तान के 4 सूबों के कानूनी माहिरीन शामिल थे। बाबर अवान, जिन्होंने भुट्टो के मुकदमे की आज़ादाना तौर पर वकालत करने के लिए वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था, ने एक अहम किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस चौधरी ने पीपीपी क़यादत के अवान को आज़ादाना तौर पर तैनात करने के फैसले की तारीफ करते हुए इसे तारीखी इक़दाम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में भुट्टो की फांसी की कानूनी हैसियत का फैसला एक बड़े बेंच को मुंतकिल कर दिया, जिसकी तश्कील अभी बाकी थी। कई समाअतों के बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई और बिलाखिर 2 मई 2012 को पीपल्स पार्टी की जानिब से बाबर अवान को मुअत्तल कर दिया गया। फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस का जवाब देते हुए कहा कि भुट्टो का मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ, जैसा कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत जमानत दी गई। तनाज़ात के बावजूद भुट्टो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक पोलराइजिंग शख्सियत बने हुए हैं। उन्हें उनकी शराकत और हंगामा खेज वाक़यात दोनों के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने उनके दौर हुकूमत और अलमनाक अंजाम को निशान जद किया।